वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत आज के इस एपिसोड से हम करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी की। ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे पहली न्यूज मैं आपके लिए लाया हूं चाइना के बारे में। तो चाइना के सेंट्रल बैंक ने कल डिसीजन लिया कि वो जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स है उनको अनचेंज्ड रखने वाले हैं। करंटली जो उनकी करेंसी है यानी युआन उस पर बहुत प्रेशर आ रहा है, बिकॉज जब भी आप रेट्स कट करते हो तो आपकी करेंसी जो होती है होम करेंसी उस पर एक डाउनवर्ड प्रेशर आने लगता है एंड वो जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट होने लगती है। चाइना को सारे रेट कट्स इसलिए करने पड़े क्योंकि उनको इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करनी थी, उनको डिमांड जो है वो बढ़ानी थी। लेकिन इसके चलते उनकी जो करेंसी है युआन वो ज्यादा डिप्रिशिएट होने लगी थी। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है चाइना अब शायद ऐसा स्टांस ले जहां पर वो रेट्स बढ़ाने की एक साइकिल जो है वो शुरू करे। तो लास्ट वीक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है पीबीओसी उन्होंने मार्केट्स को काफी हद तक सरप्राइज किया बाय मेंटेनिंग इट्स मीडियम टर्म लेंडिंग रेट फैसिलिटी। तो जो मीडियम टर्म लेंडिंग रेट है उसका जो लेंडिंग रेट है वो उन्होंने कांस्टेंट रखा था। तो यही चीज उन्होंने कंटिन्यू की एंड उन्होंने जो भी उनके बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वो भी अनचेंज्ड रखे। तो इससे ये सिग्नल आ गया है कि उनके पास काफी लिमिटेड रूम है मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करने के लिए। एंड ऑब्वियसली जो युआन पर बढ़ता हुआ प्रेशर है उसके चलते वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पा रहे इन रिड्यूसिंग द रेट्स मोर टू बूस्ट द डिमांड। तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लम हो चुका है करंटली। तो सेंट्रल बैंक का डिसीजन डिस्पाइट रीसेंट इकोनॉमिक डेटा जो ये रिवील कर रहा है कि डिमांड जो है वो अभी भी अनइवन है। डिफ्लेशनरी कंसर्न्स काफी ज्यादा है जिससे बोरिंग कॉस्ट इंपैक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए युआन डेप्रिसिएशन भी एक मेजर फैक्टर हो गया था। तो करंटली उन्होंने ये स्टांस रखा है कि दे आर गोइंग टू कीप द रेट्स अनचेंज्ड। अगली न्यूज है गोल्ड के प्राइसेस के बारे में। तो पिछले हफ्ते यूएस की फेडरल रिजर्व ने थोड़े से इंडिकेशंस दिए कि उनको और इन्फ्लेशन के डेटा की जरूरत है ये कंक्लूड करने के लिए वेदर दे आर गोइंग टू डू अ रेट कट अर्ली इन दिस ईयर और नॉट। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही है उससे ये नजर आ रहा है कि मार्च में जो एक रेट कट एक्सपेक्टेड था फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स वो शायद एज अर्ली एज मार्च ना आए। मे बी लेटर ड्यूरिंग द ईयर वो ऐसा स्टांस लेगी। करंटली अभी भी बहुत सारा इकोनॉमिक डेटा है जिसके जिसके जिसको देखकर यूएस फेडरल रिजर्व ये सारी चीजें देखने वाला है। तो थोड़ा बहुत ओवर ऑप्टिमिज्म आ गया था ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है रिगार्डिंग द रेट कट। तो रेट कट जल्दी आएगा ऐसे ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा हो गए थे मार्केट में। तो वो थोड़े ईज आउट हो गए पिछले हफ्ते में। तो इससे गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से नीचे गिर गए क्योंकि इसका सीधा सा इंडिकेशन है। अगर फेडरल रिजर्व की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन आता है कि वो थोड़े टाइम के लिए रेट्स अनचेंज्ड रखेंगे, रेट कट जल्दी नहीं करेंगे, इसका मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पर आपको बेटर यील्ड्स मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली ये एज एन असेट क्लास इज पिच्ड अगेंस्ट एन असेट क्लास लाइक गोल्ड। तो अगर आपको अच्छे यील्ड्स फिक्स्ड इनकम पर मिल रहे हैं तो गोल्ड की डिमांड इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसी के चलते गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से करेक्ट होते हुए नजर आए हैं। तो मार्केट करंटली एक रीप्राइसिंग ले रहा है कंसिडरिंग बहुत ऑप्टिमिज्म फैक्टर था ऐसा एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं। इन्वेस्टर्स को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है जो कीनली ऑब्जर्व करने होंगे इस हफ्ते में। अगर हम बात करें तो पीएमआई रिपोर्ट आने वाला है जो कल आएगा यूएस की इकोनॉमी का। एंड फोर्थ क्वार्टर एडवांस जीडीपी एस्टिमेट्स आएंगे विच विल बी ऑन थर्सडे। एंड कुछ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा है वो भी फ्राइडे को आएगा। तो इसके चलते और क्लैरिटी आएगी कि फेडरल रिजर्व क्या स्टांस ले सकता है रिगार्डिंग द रेट कट्स। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर जहां पर द न्यूज इज अबाउट इंडियाज गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स फॉर द ईयर 2023। तो कैलेंडर ईयर 2023 इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहा, मेनली फॉर द सर्विसेज एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्री है उनके लिए। तो जो नंबर्स है उनके हिसाब से कंट्री का जो एक्सपोर्ट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ है बाय 0.4%, जो काफी बड़ी बात है कंसिडरिंग कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उसके चलते एक पॉजिटिव नंबर आना इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ये काफी अच्छी चीज है। बिकॉज एक्सपोर्ट्स हम दूसरी कंट्रीज को करते हैं तो ऑब्वियसली उन कंट्रीज में जो डिमांड के सारे पैरामीटर्स है उसके चलते ही वहां की डिमांड आने वाली है। तो सेक्टर्स जिन्होंने इंडिया का एक्सपोर्ट काफी अच्छे से उभरता हुआ देखा इन 2023 इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉटन यार्न, फैब्रिक्स, सेरामिक प्रोडक्ट्स, मीट, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ऑब्वियसली सर्विसेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक काफी अच्छा इंक्रीज दिखाई दे रहा था। तो गुड्स एक्सपोर्ट इन द लास्ट कैलेंडर ईयर जो है
वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं बाय 4.71%। तो जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है इन 2023 कंपेयर टू 22, लेकिन सर्विसेज का एक्सपोर्ट 7.88% से बढ़ गया है। सो दैट नंबर ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट हैज गॉन टू 333 बिलियन यूएस डॉलर्स एज पर द डेटा that is in our hands right now. मेन जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहे थे इन 2023 फॉर इंडिया, दे वर यूएस, यूएई, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, यूके एंड जर्मनी। हालांकि बहुत सारी चीजों ने गुड्स का शिपमेंट जो है वो इम्पैक्ट कर दिया, विच इंक्लूड्स रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर एंड समथिंग दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, दैट इज द रेड सी रूट क्राइसिस। जो यमन बेस्ड हुती मिलिटेंट्स है, उनकी वजह से जो अटैक्स आ रहे हैं, तो उसने ऑब्वियसली ग्लोबल शिपिंग को बहुत ज्यादा तरीके से अफेक्ट किया है। अगर हम एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का कंपैरिजन करें, यानी ट्रेड बैलेंस की अगर हम बात करें, तो जो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, वो डिक्रीज हो गया इंडिया के लिए। तो फिजिकल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बात है, जो डिक्रीज हो गया है टू 141 बिलियन इन 2022, दैट हैज रिड्यूस्ड टू 75 बिलियन इन 2023। तो काफी अच्छा सिग्निफिकेंट डिक्रीज यहाँ पर नजर आ रहा है ट्रेड बैलेंस में, जो नेगेटिव है इंडिया के लिए। दैट मीन्स कि इंडिया इंपोर्ट्स ज्यादा करता है कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स दैट वी आर मेकिंग। तो इस डेटा के हिसाब से जो करंट फिस्कल डेफिसिट है, करंट फिस्कल नंबर जो है फॉर गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर 2023, दैट हैज डिप्ड बाय 5.7% टू यूएस डॉलर्स 317 बिलियन। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की। कल तो मार्केट क्लोज्ड था, लेकिन सैटरडे को मार्केट्स में कुछ रिजल्ट्स आए थे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, तो 3 मेजर बैंक्स ने अपने रिजल्ट सैटरडे को दिए, तो उनकी बात हम शॉर्ट में यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिनका Q3 रिजल्ट का सैटरडे को अनाउंस हुआ था आफ्टर द मार्केट आवर्स। नेट प्रॉफिट जो है बैंक का, वो राइज हुआ है बाय 18% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस टू ₹716 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम जहां तक की बात आती है, तो उसमें ग्रोथ आया है 30% का, एंड ये फिगर अब पहुंच गया है 4,287 करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर। फीस एंड अदर इनकम जो है उसमें 32% का ग्रोथ दिखाई दिया, एंड रिटेल फीस कंस्टिट्यूट 93% ऑफ द ओवरऑल फी फॉर द क्वार्टर। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, यानी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी पीपीओपी जिसे कहते हैं, तो आप प्रोविजंस बुक्स में लेते हो, उससे पहले आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी बात करें, तो वो 24% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है टू 1,515 करोड़ फॉर Q3 ऑफ FY24। असेट क्वालिटी की जहां तक बात आती है, उसमें इंप्रूवमेंट दिखा है टू 2.04% एज ऑफ दिसंबर 2023 फ्रॉम 2.96%। तो 2.96 से 2.04% जो ग्रॉस एनपीए है उसका नंबर है, इसका मतलब असेट क्वालिटी आपकी और बेटर हो गई है। मीनवाइल नेट एनपीएस जो है वो भी इंप्रूव हो गए हैं, तो 0.68%। ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। सो बेसिकली जिस टाइप की ग्रोथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पिछले कुछ क्वार्टर से दे रहा है, वही कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। यहाँ पर कोई सरप्राइजेस नहीं है, आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। कैपिटल एडिक्वेसी जो है आईडीएफसी फर्स्ट की, वो 16.73% रही। ये जानना क्यों नेसेसरी है, बिकॉज कंज्यूमर लेंडिंग में रिस्क वेटेड एसेट्स का एक नोटिफिकेशन आरबीआई ने जारी किया था, जिसके हिसाब से आप जितनी इक्विटी रेज करते हो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको एलोकेटेड रखना पड़ता है एज रिस्क वेटेड एसेट। तो उसमें अनसिक्योर्ड लेंडिंग के लिए रिस्क वेट ज्यादा कर दिया था बैंक ने। तो उससे बेसिकली होता यह है कि आपकी जो लेंडिंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, आप ज्यादा पैसा लेंड नहीं कर सकते। लेकिन बैंक ने कुछ फ्रेश इक्विटी रेज की थी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 23 ऑफ 3,000 करोड़। तो इस वजह से कैपिटल एडिक्वेसी जो है बैंक की, वो काफी अच्छे होल्ड में आ रही है। 16.73% इज अ गुड परसेंटेज, कंसिडरिंग कि बैंक्स को 11.5% का कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना होता है। तो ये रेशियो इसके पहले के क्वार्टर में 13.95 था, बट बिकॉज ऑफ द इक्विटी इन्फ्यूजन, लाइक आई सेड, इस वजह से ये जो रेशियो है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आया। अगले रिजल्ट्स जिनकी हम बात करेंगे, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। पैट जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 8% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड इसका फिगर अब पहुंच चुका है लगभग 3,000 करोड़ का। अगेन अनदर रिजल्ट दैट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। मोर और लेस द फ्लेवर इन कोटक महिंद्रा बैंक सिंस द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स और लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन कि कंपनी की ग्रोथ थोड़ी बहुत सबड्यूड रही है, लेकिन असेट क्वालिटी जो है वो उन्होंने मेंटेन करने पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की है, चाहे ग्रोथ उससे थोड़ी सी कम आए। तो वही फ्लेवर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है कंपनी का, वो इंक्रीज हुआ है बाय 16% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 19% का इंक्रीज दिखा है, बट सीक्वेंशियली यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 1% का डिक्लाइन भी होता हुआ नजर आया है।
असेट क्वालिटी की जहां तक बात आती है तो ग्रॉस एनपीएस जो है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स दैट वाज एट 1.73% कंपेयर टू 1.9%। तो असेट क्वालिटी भी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। एक क्वार्टर पहले 1.72 थी, तो लगभग उसी लाइंस पर असेट क्वालिटी पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर देखी गई है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की जहां तक बात आती है तो वो 21.2%, अगेन क्वाइट अ गुड थ्रेशोल्ड। 11.5% का आपका थ्रेशोल्ड होता है फॉर बैंक्स, तो वो 21% का आया है। एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 80.6% का रहा। टोटल एडवांसेस यानी ईवीएम की अगर हम बात करें तो दीज वर एट 3.72 लाख करोड़, जो 19% से इंक्रीज हुआ है ऑन ईयर बेसिस। अगले रिजल्ट की बात होगी, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बाय 24% टू रुपीज 10,272 करोड़। असेट क्वालिटी भी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अगेन अनदर रिजल्ट दैट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, जो ग्रोथ कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। पिछले 3-4 सालों से काफी अच्छी ग्रोथ मशीन ये बैंक के रिजल्ट्स देखे गए हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज कंटिन्यूड इन Q3 ऑफ FY24 एज वेल। तो नेट प्रॉफिट एज आई सेड काफी अच्छा इंक्रीज आया है, 10,000 को क्रॉस कर चुका है नेट प्रॉफिट का नंबर फॉर दिस क्वार्टर। अगर जहां तक असेट क्वालिटी की बात आती है तो दैट हैज स्टूड एट 2.3%, जो ग्रॉस एनपीए है बैंक का, दैट इज डाउन फ्रॉम 3%। तो एक टाइम पर इनकी एसेट क्वालिटी यूज टू बी एट हायर लेवल्स, दैट इज जो ग्रॉस एनपीए थे वो हायर लेवल्स पर हुआ करते थे। वहां से काफी अच्छी इंप्रूवमेंट पिछले कुछ सालों से देखी गई है, एंड इट कंटिन्यूज टू शो दैट इन देयर नंबर्स इवन नाउ। Net NPA का figure stood at 0.44%, which has improved from 0.55% that was in Q3 of FY23. Capital adequacy ratio was at 16.7%, एंड ये पिछले क्वार्टर में 16.03% हुआ करता था। तो अगेन काफी अच्छा मार्जिन यहाँ पर भी बैंक ने मेंटेन किया है। कैपिटल एडिक्वेसी की मैं हर एक रिजल्ट में बात इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली आरबीआई का नोटिफिकेशन इनको कितना अफेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स फॉर कंज्यूमर लेंडिंग, तो वो हमें जानना काफी जरूरी है। अगर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा रहता है तो उस केस में बैंक काफी अच्छे से लेंडिंग जो है वो कैरी ऑन कर सकती है। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टाटा मोटर्स, जिन्होंने डिसीजन लिया है टू कमेंस ईवी प्रोडक्शन इन द सानंद प्लांट फ्रॉम अप्रैल। तो रिसेंटली ही टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि उन्होंने आईसीई मॉडल्स, जो इंटरनल कंबशन इंजन है, उनके मॉडल्स का प्रोडक्शन सानंद प्लांट से स्टार्ट किया है, लेकिन नाउ दे हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट ईवी प्रोडक्शन फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ। तो दीज प्लान्स आर टू लाइक आई सेड फॉर कमेंसिंग द ईवी प्रोडक्शन। ये जो प्लांट है वो कंपनी ने फोर्ड इंडिया से अक्वायर किया था इन अप्रैल लास्ट ईयर, एंड अराउंड 725 करोड़ के लिए एक्विजिशन हुआ था इन Jan 23। एंड अब तक उसमें जो कैपेसिटी एडिशन हुई है वो मेनली नेक्सॉन का आईसी इंजन, नेक्सॉन जो उनका मॉडल है उसके आईसी वेरिएंट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज पर कंपनी इज करंटली 3 लाख यूनिट्स पर एनम, जो स्केल अप हो सकता है अप टिल 4.2 लाख यूनिट्स पर एनम। तो ये कंपनी का कहना है कि यहाँ पर भी और स्केलिंग वो कर सकते हैं। कंपनी के जो एमडी है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है उसमें कर्व, जो उनका एक और मॉडल है उसकी ईवी भी है, जो इस प्लांट से वो मैन्युफैक्चर करने की सोचने वाले हैं। बजट विश लिस्ट यानी कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है आने वाले बजट से, तो इस पर कंपनी का ये कहना था कि फेम सब्सिडी होती है फॉर ईवी व्हीकल्स, उसके बेनिफिट्स अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है फॉर पीपल हु आर बाइंग ईवीज, तो उससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कंपनी का यह कहना था कि उन्होंने एक काफी अच्छा इंक्रीज देखा है इन इलेक्ट्रिक कार्स जब ये फेम सब्सिडी इंट्रोड्यूस हुई थी इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके जो बेनिफिट्स है वो आने वाले बजट में ईवीज के लिए और भी एक्सटेंड हो। सोनी ने ये कंफर्म किया है कि दे आर टर्मिनेटिंग द $10 बिलियन मर्जर विथ जी एंटरटेनमेंट। तो ये कल की एक काफी बड़ी न्यूज रही थी। सोनी ग्रुप ने ये ऑफिशियली बताया है कि जी एंटरटेनमेंट के साथ जो प्रपोज्ड मर्जर था उनका, वो ये कॉल ऑफ करने वाले हैं। दैट एंड्स अ 2 year एक्विजिशन सागा। तो 2 साल लगभग हो चुके हैं जब पहली बार इसके टॉक्स हुए थे, एंड एक मर्जर आगे जाके होने वाला है, ये दोनों कंपनीज ने अनाउंस किया था। लेकिन बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस दैट द कंपनी हैज सेड कि जो मर्जर के जो कंडीशंस है वो मीट नहीं हो पाए, इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि दे आर नॉट गोइंग टू गो अहेड विद द मर्जर विद जी। तो ये एक काफी टाइम से चलता आ रहा सागा है, एंड इट वाज नॉट क्लियर कि मर्ज एंटिटी में पुनीत गोयनका जो है, दैट इज द सीईओ ऑफ जी एंटरटेनमेंट, वो आगे इस मर्ज एंटिटी को लीड करेंगे या नहीं, बिकॉज उनके खिलाफ
काफी सारे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं बाय द रेगुलेटर्स, मार्केट रेगुलेटर्स। तो ये भी एक ओवरहैंग रहा था बहुत टाइम से कि हाउ आर दे गोइंग टू अप्रोच सम ऑफ दीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। तो पहले कुछ न्यूज हैंडल्स ने ये कहा था कि सोनी ने एक नोटिस सेंड की है टू जी कॉलिंग ऑफ द मर्जर एज द टू साइड्स जो है दे फेल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द मर्जर्स, एंड इसी के चलते यहाँ पर दिस मर्जर इज नॉट गोइंग टू गो अहेड। तो अभी आगे जी एंटरटेनमेंट के लिए मेनली क्या होगा, दैट रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये एक मर्जर उनके लिए एक जैसे हम हिंदी में एक मुहावरा कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। उस टाइप से ये डील जो है वो जी के लिए थी। सो कंसिडरिंग द कंपटीशन इन दी ओटीटी बिजनेस एंड लॉट्स ऑफ प्लेयर्स हियर, रिलायंस अभी यहाँ पर काफी एग्रेसिव हो गया है, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जी के लिए ये आगे का पाथ कैसा रहेगा इन इन द लाइट ऑफ सम एलिगेशंस अगेंस्ट देयर सीईओ आल्सो। तो ये सारी चीजें देखना आगे काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे ये सारी चीजें वो अप्रोच करेंगे। सोनी के लिए भी यहाँ पर कुछ नुकसान हुआ है। ऑब्वियसली जी की जो लाइब्रेरी ऑफ कंटेंट है वो काफी बड़ी है, काफी डीप है, एंड रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस में भी उनका काफी बड़ा डीप लाइब्रेरी है। तो ये सारी चीजें दे विल नॉट बी एबल टू गेट, बट ऑब्वियसली उन्होंने अगर मर्जर कॉल ऑफ किया है देन देयर मस्ट बी सम कॉन्क्रीट रीजंस फॉर दैट एज वेल। सो दैट एंड्स आवर सेगमेंट ऑफ आज की ताजा खबर। हमारे फाइनल सेगमेंट पर हम अब जाते हैं बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर। तो कल की सबसे बड़ी न्यूज एंड समथिंग दैट वी ऑल फॉलोड यस्टरडे वाज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान। तो इसके साथ साथ इस इनॉग्रेशन के साथ साथ अभी अयोध्या जैसे प्लेस पर क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ये एक काफी बड़ा टॉकिंग पॉइंट हुआ था, जिसके चलते कल जेफरीज ने भी एक काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाला था। इसके बारे में कल गौरव सर ने ऑलरेडी ट्विटर पे एक इमेज पोस्ट की थी, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेलिंग करने वाला हूँ। तो जो एक्सपेक्टेड फुटफॉल है राम मंदिर के लिए जो आएगा इन अयोध्या, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑलमोस्ट 50 मिलियन टू 100 मिलियन, दैट इज 5 से 10 करोड़ का एनुअल फुटफॉल एक्सपेक्टेड है फॉर द राम मंदिर। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं कि बाकी कुछ मॉन्यूमेंट्स या फिर कुछ प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में कितना फुटफॉल रहता है, देन फॉर दैट कंपैरिजन तिरुपति टेम्पल जो है इन आंध्र प्रदेश दैट रिसीव्स अराउंड 25 मिलियन फुटफॉल ऑन एन एनुअल बेसिस, यानी अराउंड 2.5 करोड़ पीपल विजिटेड। तो जो एक्सपेक्टेड फुटफॉल इन राम मंदिर है दैट कंपेयर टू तिरुपति टेम्पल दैट इज ऑलमोस्ट 2 to 4 times हायर। तो इसी के साथ साथ आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ से आती है उस पर भी ध्यान देना काफी जरूरी है, बिकॉज Ayodhya as a region does not have a lot of accommodation options. If I just start with the hotels business, so currently only 17 hotels are operating, 17 hotels of reputed name are operating from Ayodhya, जिनकी combined capacity is only 590 rooms. So as of now, the demand for these rooms or these hotels ये काफी ज्यादा है compared to the supply that is there in the market. तो obviously बहुत सारे होटल बेस्ड कंपनीज की इस पर नजर होगी। एक और अगर मैं लाइट आपको डालूं कि ये जो फुटफॉल है उसके नंबर्स कितने ज्यादा है, तो ताजमहल का फुटफॉल दैट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 6.5 मिलियन, यानी लगभग 65 लाख पीपल विजिट ताजमहल। तो उसके कंपैरिजन में अगेन राम मंदिर का फुटफॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर। तो ये सारे नंबर्स है जो करंटली आ रहे हैं। अभी कनेक्टिविटी की बात जहां तक होती है तो अयोध्या में रिसेंटली ही एयरपोर्ट जो है वो खुल गया है फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बाय 2025। तो ये भी एक चीज है जो पाइपलाइन में है। रेल का एक्सेस काफी वहां पर इजी है टू गेट टू अयोध्या, लेकिन जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलती है वो मेनली ऐसे सेक्टर्स के लिए है जैसे होटल्स, एफएमसीजी, क्यूएसआर में भी एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकती है, एंड ऑब्वियसली एविएशन, रेलवेज एंड ये सारी चीजें जो है वो भी यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो कौन कौन अपने प्रॉपर्टीज जो है वो अयोध्या में एस्टेब्लिश करने वाला है। इफ आई टॉक अबाउट द होटल्स बिजनेस, तो ऑलरेडी इंडियन होटल्स ने अनाउंस कर दिया है, मैरियट इंटरनेशनल ने अनाउंस कर दिया है, विंडम ने भी अनाउंस कर दिया है कि दे ऑलरेडी साइन डील्स फॉर होटल्स टू बी लोकेटेड इन अयोध्या। इसके साथ ओयो ने भी कहा है कि दे आर गोइंग टू ऐड 1000 होटल रूम्स इन अयोध्या। तो ऑब्वियसली सर्ज इन टूरिज्म एक काफी बड़ा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री में आ सकता है। एफएमसीजी में भी एक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हो सकता है। इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द एफएमसीजी प्लेयर्स लाइक जुबिलेंट फूड वर्क्स, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, दिव्यानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स, तो इनके लिए भी एक काफी बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कुछ स्टॉक्स भी है जो अयोध्या बेस्ड जिनकी इन्वेस्टमेंट है उसके चलते पिछले 1-2 महीने से काफी अच्छे से चल रहे हैं। बट एज इन्वेस्टर्स
इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप आपके स्टॉक्स जब इवेल्युएट करते हो तो आप रिस्क भी इवेल्युएट करें, रिस्क भी देखिए वो उन वैल्यूएशंस पर does it make sense to take that type of risks, because a lot of stocks which are centric to Ayodhya based tourism वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया in the last 1 month. So as investors it is always expected कि आप रिस्क रिवॉर्ड जो ट्रेड ऑफ है वो इवेल्युएट करें बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट. सो दैट इज इट फॉर आज की ताजा खबर. मैं आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा. वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट्स में मुझे बताइए एंड वीडियो शेयर भी कीजिए. हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करना मत भूलिए. बहुत अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स आपके लिए हमारे वेबसाइट पर है. हमारे रिलेशनशिप सेल को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर प्रोडक्ट्स. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.